हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज की इस क्लास से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको करवाऊंगी DSSB सोशल साइंस PYQ। ये क्लास इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इसमें होगी आपकी वन शॉट रिवीजन, क्योंकि जो DSSB की प्रीवियस ईयर पेपर है वो फुल सिलेबस से क्वेश्चंस पुट आउट करता है। अगर उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे तो हमारा फुल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। उसी के साथ जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिससे हम अपने डिटेल एनालाइज कर पाएंगे अपने पेपर की। नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी, क्योंकि जो पैटर्न DSSB फॉलो करता है उसी पैटर्न में मैं आपको आपके पेपर्स को सोल्व करवाऊंगी। ये हमारी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी भी होगी और ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी TGT, PGT, DSSB एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज मैं सोल्व करवाऊंगी 10 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसको सोल्व करवाऊंगी। इस सीरीज में मैं आपको ओनली सोशल साइंस की PYQ सोल्व करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 to 25, जिससे क्या होगा, हमारी जो क्लास है वो ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी और आप इजीली इसको देख सकते हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को सोल्व करवाने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलूंगी। और ऐसे ही जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको 26 to 50 क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगी। हमारे जो 100 क्वेश्चंस होंगे उनको मैं 4 पार्ट में कवर करवा दूंगी। ये हमारा पैटर्न रहेगा अब नेक्स्ट क्लासेस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1, between 1820 to 1913, which countries imported grain to Europe leading to the fall of agricultural prices? यानी कि हिंदी में 1920 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई? कौन कौन से देश थे? ऑप्शन ए चाइना एंड मैक्सिको, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, या ऑप्शन सी अदन और चीन, या फिर ऑप्शन डी कनाडा एंड मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। अगर बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो 1820 से 1913 के बीच में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। Question number 2, in 1787, Louis XVI exiled its noble members to the town of, कौन से टाउन में उसको भेज दिया था लुइस 16 ने 1789 में अपने नोबल्स मेंबर्स को? ऑप्शन ए बेस्टाइल, या बी ट्रोयस, या सी वेर्साइल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेनोबल। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाइस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 1787 में फ्रांसीसी सम्राट लुइस 16 ने अपने कुलीन सदस्यों को ट्राय शहर में निर्वासित कर दिया था। 5 मई 1789 को जनरल स्टेट की बैठक वायसराय के भवन में आयोजित की गई और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इससे रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए मैंने इनको भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द डैश एक्ट gave the British government the power to imprison any person without trial, यानी कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी? ऑप्शन ए रॉयल एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया, सी मोरलेमेंटो रिफॉर्म, या ऑप्शन डी बंगाल रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉयल एक्ट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में सर रॉलेट के नेतृत्व में रॉयल एक्ट का गठन किया गया। इस विधेयक को हम काले कानून के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बेस्ड
his idea on how to change the world on the scientific analysis of society through history, यानी कि इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कार्ल हेनरी मार्क्स एक क्रांतिकारी समाजशास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण की वकालत करते हैं और वे इसके आधार पर अपने विचारों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following statement are correct regarding the Bhutan movement? First statement, the movement was independent of the government. Second statement, the movement has support from the Congress party. And third, it was led by Jayaprakash Narayan. So question number 5 का right answer होगा option number D. First and second statement are correct. भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे के द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन सरकार से संतृप्त था। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। विनोबा भावे ने आगे चलकर इस आंदोलन में गांधीवादी विचारों को शामिल किया। सो ये थी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, In the context of French Revolution, which of the following pair of event year is correct? First statement, Declaration of Rights of Man and Citizen 1789 में हुआ था, या फिर Reforms in Church and Clergy 1787 में हुआ था, या फिर First Anniversary of Fall of Bastille 1788 में हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, only first statement is correct। जो ये दो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ये कब हुई थी, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सो रिफॉर्म इन चर्च एंड क्लर्जी की बात करें तो ये 1790 में हुआ था, और फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फॉल ऑफ बेस्टाइल की बात करें तो ये हुई थी 1790 में, क्योंकि फॉल ऑफ बेस्टाइल हुआ था 1789 में। सो इसकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी है वो कब होगी, 1790 में। इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर लाला लाजपत राय। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, When was Delhi captured during the revolt of 1857? यानी कि जब 1857 का रिवोल्ट होता है तब दिल्ली को कैप्चर कब कर लिया जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 सितंबर 1857। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 1857 के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा 20 सितंबर 1857 को पुनः कब्जा कर लिया गया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेता बहादुर शाह द्वितीय के सेना नायक जनरल बख्त खां अथवा खान बहादुर खान थे। दिल्ली पर कब्जा करने के दौरान ही अंग्रेज कमांडर जॉन निकलन की मृत्यु हो जाती है। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे आगे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 was part of which movement? खेड़ा सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ये पार्ट था। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 1930 का नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दांडी मार्च जो कि 22 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। इसमें क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। गांधी ने
11 सूत्रीय मांग का ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थन न मिलने के कारण गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों के उपरांत 240 मील की यात्रा के बाद वह 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। ये था सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो आई होप इससे आपका ये टॉपिक कवर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द लीडर खुदाई खिदमतकार मूवमेंट, यानी कि इस वाले मूवमेंट का लीडर कौन था? अबुल गफर खान, गोपाल कृष्ण गोखले, सैयुद्दीन किचलू या फिर वल्लभ भाई पटेल। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतकार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में 1890 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतकार संगठन की सहायता से लाल कुर्सी आंदोलन चलाया था। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल कुर्सी आंदोलन किसने चलाया था, तो वो भी अब्दुल खान गफ्फार ने चलाया था। इन्होंने सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खान, उन्हें उपनामों से भी जाना जाता है। 1987 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। यह सम्मान प्राप्त करने वाले ये प्रथम विदेशी नागरिक थे। इनकी मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई। सो ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, in 1945 plan for economic development for India is also known as ऑप्शन ए बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान, दिल्ली प्लान या फिर कलकत्ता प्लान। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे प्लान। 1945 की आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना 1944 टू 1945 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। शुरुआत में इसे केवल निजी प्रसार के लिए जारी किया गया था। सो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में कि कब आई थी या फिर इसमें कितने भारतीय मेंबर थे। सो ऐसे भी क्वेश्चंस पुट आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें किसने पार्टिसिपेट नहीं किया है? हमें नोट वाले पे भी ध्यान देना कि हमसे पूछा है कि जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फर्स्ट, डेलीगेट्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स या सेकंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली सेकंड, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। प्रथम कॉलमेस सम्मेलन जो कि हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। सो इस पॉइंट को भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, in the context of stages of Russian Revolution, which of the following statement is correct? First, by the early 20th century, middle class intellectuals start participating. या फिर second statement, in the 19th century, it only included the member of workers and peasants. So question number 13 का right answer होगा option number C. Both first and second statement are true. इसकी बात करें तो 20th सेंचुरी की शुरुआत तक मध्य मिडिल क्लास के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इन बुद्धिजीवियों ने शासकों का विद्रोह करने के लिए क्लब और संगठन बनाए थे। 19वीं सदी में इनमें केवल किसान और मजदूर ही शामिल थे।
क्योंकि वे जमीन के मुख्य मालिक थे और मानते थे कि वे मूल समाजवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which society destroys private ownership of means of production and its place creates public ownership of production? अगर इसकी हिंदी में बात करें तो कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट सोशलिस्ट या सेकंड कैपिटलिस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओनली सोशलिस्ट। समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति अलग अलग रहते या काम नहीं करते बल्कि एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं। एक समाजवादी समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर देते हैं और इसका स्थान उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व का बनाते हैं। ये मानना था सोशलिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. When was the tennis court oath taken? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड ही था जिसमें मैंने आपको ये बताया था और देख लो इसी पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो जो मैं आपको फैक्ट्स और जो पॉइंट्स बता रही हूँ उनको भी ध्यान से सुनते हुए चलना है या फिर आपको नोट करते हुए चलना है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 जून 1789। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई है। थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राज्य का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा असेंबली भंग नहीं होगी। ये थी टेनिस कोर्ट की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Who started the खलीफा एक्ट मूवमेंट? यानी कि खलीफा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद जिन्ना या फिर हैदर अली? सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अली ब्रदर्स ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में दो भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। आंदोलन तुर्की के सुल्तान को समर्थन देने के लिए किया था। गांधी जी ने भी खलीफा आंदोलन को सहयोग प्रदान किया था तथा असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन को जोड़ने का कार्य किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने क्या वर्क किया था? जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था और जो खलीफा मूवमेंट था उन दोनों को कंबाइन कर दिया था, उन दोनों को जोड़ दिया था। बट अगर खलीफा मूवमेंट की बात करें तो स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने और महात्मा गांधी ने क्या स्टार्ट किया था? असहयोग आंदोलन या फिर नॉन कोऑपरेटिव आंदोलन और बाद में इन दोनों को ऐड कर दिया था, कंबाइन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. When was the kingdom of Awadh annexed by the British? यानी कि अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया? ऑप्शन नंबर ए 1885, 1854, 1856 या 1857? सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1856। ये भी मैंने आपको करवाया है अपनी क्लास में कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टेट कौन सी पॉलिसी से ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया था या फिर कौन से ईयर में लिया था या फिर कौन सी पॉलिसी थी या फिर कौन से गवर्नर जनरल थे। ये सब मैंने अपनी क्लासेस में आपको करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर करवाऊंगी और उसके साथ में जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी हम टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। सो अगर इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सिडरी अलायंस थी, उसके तहत 1856 में अवध को ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी अधिकारी डुप्लेक्स था। अंग्रेजों
अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली ने इसे व्यापक रूप से अपनाया। मैंने अपनी क्लास में भी आपको बताया था कि जो इंडिया में अगर हम सब्सिडरी लाइन्स की बात करते हैं तो इसमें जो मेन वर्क किया था वो किया था लॉर्ड वेल्सली ने, बट इसके जो उसके जन्मदाता है वो है डुप्लेक्स, जो कि फ्रांस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Leadership to the Russian Revolution was provided by which party? First, Russian Social Democratic Labour Party या second, Communist Party of Russian Federation. So क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली फर्स्ट, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। रूसी क्रांति, जिसे 1917 की रूस क्रांति भी कहा जाता है, 1917 में दो क्रांतियां हुई थी, जिसमें से पहली क्रांति में फरवरी में शाही सरकार को उखाड़ फेंका, दूसरी 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और इस तरह रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी ने इस रूसी क्रांति के लिए नेतृत्व प्रदान किया। सो मैंने क्या बताया कि 1917 में इनकी दो क्रांति होती है, एक फेब वाली और एक अक्टूबर वाली। फेब वाली में क्या हुआ, जो उनकी राजशाही थी, मोनार्की थी, उसको उखाड़ फेंका, यानी कि वहां पर जो मोनार्की थी उसको खत्म कर दिया गया। और जो अक्टूबर वाली थी उसमें क्या हुआ, रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। ये थी अक्टूबर क्रांति। उसमें हेल्प किसने की थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने। ये थी आपकी 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन। Next, question number 19. Who was chosen president of the third state in 1789? यानी कि 1789 में जो थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन सिलिवन बैली को। जीन सिलिवन बैली को मई 1789 को थर्ड स्टेट का अध्यक्ष चुना गया, जिसने 20 जून को टेनिस कोर्ट में प्रसिद्ध कार्यवाही का नेतृत्व किया, जिसमें थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान स्थापित होने तक अलग नहीं होने की शपथ ली। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Which revolution was sparked of due of shortage of bread in Petrograd? यानी कि पेट्रोग्रेड में रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? फरवरी रिवॉल्यूशन, जनवरी, मार्च या अप्रैल रिवॉल्यूशन? सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा फरवरी रिवॉल्यूशन। मैंने आपको पहले भी बताया था 1917 में रूस में दो क्रांतियां घटित होती हैं, पहली फेब वाली, दूसरी अक्टूबर वाली। अब जो पहली फेब 1947 में, जिसे फरवरी क्रांति कहा जाता है, जो पेट्रोग्राड में रोटी की कमी के कारण घटित हुई थी। दूसरी अक्टूबर 1917 की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फेब वाली क्रांति थी उसमें क्या हुआ था और जो अक्टूबर वाली क्रांति थी उसमें क्या हुआ था। सो आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following statement is correct in the context of dictatorial philosophy? First statement, in 1920, Carl Schmitt criticized parliamentary democracy. या second, Martin Heidegger attacked Western modernism for technological violence. So 21 का right answer होगा option number B. Both first and second statement are correct. तानाशाही सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटा समूह प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण सत्ता रखता है। Which provision of the Treaty of Versailles is correct? First, the Versailles Treaty rid with the border of Europe. और second statement, Article 231 held Germany guilty of war crimes. So 22 का right answer होगा option number A. Both first and second statement are correct. वायसराय की संधि जो कि कब हुई थी? 1919 में। वायसराय की संधि ने यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया,
जिसे उसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया, जिसके तहत जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को उसके पड़ोसी देशों को दे दिया गया। अनुच्छेद 231 के तहत जर्मनी को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। अंतर मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज करेक्ट। देखो अभी तक हमने 22 क्वेश्चंस करे हैं और सभी किससे आए हैं, मॉडर्न या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से। अब आप देख सकते हो कि मॉडर्न और वर्ल्ड की कितनी वेटेज है कि उसमें से आपको 23 to 25 क्वेश्चंस इन हिस्ट्री से ही देखने को मिल रहे हैं। अब आया है हमारे पास ज्योग्राफी का क्वेश्चन। मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। These rocks are denser and harder than the original protolith, या फिर these rocks do not contain fossils, या फिर थर्ड Conchyometrae is a type of metamorphic rock। So क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि डेंसर होते हैं, हार्डर होते हैं ओरिजिनल प्रोटोलिथ से, और इनमें फॉसिल्स नहीं होते। ये बात थी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर डिड जर्मनी formally declared that it was no longer bound by the military of disarmament clause of the Treaty of Versailles। So क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935। 1993 में जर्मनी ने घोषणा की कि वह डिसआर्मामेंट क्लॉज और राष्ट्रीय संघ दोनों को छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो इसका सेकंड पार्ट होगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि उसमें मैं आपको 26 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आप आगे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, आप उनको भी अटेम्प्ट कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 25, which ideology emphasized on state corporatism? First fascism, second socialism। So 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओनली फर्स्ट fascism। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच फासीवादी इटली में कोऑपरेटिव राज्य लागू किया गया था, जो आर्थिक समूहों में समायोजित हितों के बजाय देश के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की इच्छा का प्रतिबिंब करता है। ये था फासिज्म के बारे में। सो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रैक्टिसिंग PYQs, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, सिलेक्शन इज कमिंग सून। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो उसको लाइक कर दे, उसके साथ में कमेंट भी करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और उसके साथ में लेट्स ग्रो को सब्सक्राइब भी कर ले। शेयर विद DSSB एस्पिरेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।